सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो जैसे आप सभी को पता है कि यूट्यूब में कुछ ग्लिच चल रहा है, जिस वजह से लाइव सेशन आपके नहीं हो पा रहे हैं और सारे सेशंस को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा आपका सेशन 9 AM को ही होगा। संडे का कल सेशन 1:15 को आपको अपलोड हुआ था, तो अगर आपने नहीं देखा तो उस सेशन को आपको ज़रूर से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर्ड है। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और टॉपिक्स कवर्ड हैं क्योंकि संडे का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा सेशन होता है। आज के जो हम लोग टॉपिक्स देखेंगे वो कौन से हैं? वैक्सीन की स्टेप्स, रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काफ़ी आपके जीएस पेपर 1 अगर आप देखोगे तो मेंशन है उसमें, तो यहाँ भी जो प्रश्न बन सकता है। और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिया, इसलिए न्यूज़ में है। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन के बारे में, लो प्रेशर इन बे ऑफ बंगाल, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये बॉर्डर मैनेजमेंट का टॉपिक है जीएस पेपर 3 में। ये आपका अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में केरला ने जो एक लॉ लेकर आया है। पॉइंट क्लेमर अगेन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ये ऐसी प्रीलिम से स्पेसिफिक टॉपिक है और ये भी क्रिमिनल फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये भी जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये डीप ओशन मिशन है, नॉट मीट है, डीप ओशन मिशन है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी इसके ऊपर डिटेल तो नहीं है, बट इसका पर्पस क्या है वो हम लोग जानेंगे। इंडिया भी लॉन्च करने का प्लान कर रहा था। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। इसके अलावा भी कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे G20 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें बोली है और पाकिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल है, तो वो कुछ पॉइंट्स उसमें हैं। उसके बाद एयर पोल्यूशन और चिल्ड्रंस के ऊपर है एक, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके काफ़ी सारे टॉपिक्स है, एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। और ये जो कोड आपको याद रखना है, दैट इज SPLIVE। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। तो यहाँ पे कई सारे जो आपके जितने भी आपके यू कैन से कोर्सेस हैं, उन सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये कोड इस्तेमाल करते ही जो अमाउंट है उस दैट विल रिड्यूस बाय 10%। आज हमारी एग्रीकल्चर की सेकेंड क्लास है, मतलब सेकेंड डे है। 21 को पहली क्लास हुई थी, 23 को आपकी सेकेंड क्लास है। ठीक है, आपका पेपर 2 का भी कोर्स जल्द लॉन्च होगा। सो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का तो आपके पास बहुत बहुत बड़ा मौका है कि आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करें। ठीक है, सो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 6 मंथ्स सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 6 मंथ्स या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, क्योंकि इस पर कुछ अपडेटेड चीज़ें आती रहेंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। सो ये आपको ध्यान में रखना है। 30th तक आपका पेपर 1 कंप्लीट होगा, फिर आपका पेपर 2 स्टार्ट होगा। तो ये पूरा आप कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू यूज़ दिस कोड, दैट इज SPLIVE। UPSC CSC आपको सेलेक्ट करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाके, और unacademy.com या लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। UPSC CSC सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिसमें आपको मेंटर असाइन रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, आप UPSC GS का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, UPSC ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कंबाइंड ले सकते हो। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के इन्हीं के अंदर होता है जिसमें आपको मेंटर असाइन होते हैं। तो ये सारे याद रखना है। आप अगर ये कोड इस्तेमाल नहीं करते हो तो व्हाट विल हैपन कि ये जो अमाउंट आपको पूरा पे करना पड़ेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%। ठीक है, सो अगर आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पे आपको पूरा जो ऑप्शनल है 1 ईयर तक या 2 ईयर जितना भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको अवेलेबल रहेगा। डेली डोज विथ S.Pandey, इस पर आपको अपना जो PDF है इस सेशन का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। unacademy.com/@SPLive में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका शेड्यूल है, अलग अलग जो शेड्यूल है। तो 2 क्लासेस आपकी होंगी आज भी एग्रीकल्चर का, जो मैंने अभी आपको बताया, और आप लोग लगातार मैसेज भी कर रहे हो, तो वो सारा जो है आप वेबसाइट पे जाकर आपको सारा शेड्यूल मिल जाएगा। पेपर 2 लॉन्च होगा, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग के कोर्सेज भी आते रहेंगे, अपडेट कुछ चीज़ें होंगी वो हम लोग करते रहेंगे। तो वो सारा 6 मंथ या 1 ईयर का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें वो सारा आपको फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पीसफुल पॉसिबिलिटी। इलेक्शन के ऊपर है। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जब से हुआ है, बना है, तो उसके बाद से पहला इलेक्शन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखो, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो जो भी चीज़ें हों वो डेमोक्रेटिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हम फॉलो करें, सिर्फ प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी इसलिए हैं कि हम सब सिर्फ जो सर्टेन रिचुअल्स हैं डेमोक्रेसी के उसको फॉलो कर रहे हैं। लोग पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करना इन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमें ध्यान में रखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी ये जरूरी है कि जो स्टेप्स लिए गए हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और पावर गेन करें, और जिससे जो खुद जो है उस पूरे एरिया को गवर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सो ये जो है आर्टिकल 370 आपका रिमूव हुआ है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो पंचायती राज एक्ट है वो भी आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। पंचायती राज जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो भी आपका इसमें है। इसके बाद क्या है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे पूरे तरीके से ऑपरेशनल हो गया है, और पंचायती राज एक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का भी गठन किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो 3 टायर जो PR स्ट्रक्चर है, पंचायती राज स्ट्रक्चर है, वो आपका फॉर्म होगा। तो पीसफुल पार्टिसिपेटरी इलेक्शन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक तो पीसफुल हो, कोई भी ऐसा सिक्योरिटी इशू नहीं हो, और दूसरा है कि लोग पार्टिसिपेट करें, है ना, तभी जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है वो आपका पूरे तरीके से सक्सेसफुल आपका हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेस ऑफ शावर्स एज स्ट्रॉम इज ब्रीविंग। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो अगर आप देखोगे इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर, अगर आप देखते हो तो ये आपका श्रीलंका है और ये आपका बे ऑफ बंगाल रीजन है। ठीक है, सो यहाँ पे लो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये लो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से आपका ये होता है, मानसून रिट्रीट करता है, नॉर्थ ईस्ट ये ट्रेड विंड्स आपकी आती हैं, और यहाँ इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल भी होती है। तमिलनाडु का जो इलाका है यहाँ पे रेनफॉल भी होती है। ठीक है, तमिलनाडु का जो इलाका है, अब देखो यहाँ इस रीजन में अगर आप बे ऑफ बंगाल के इलाके को देखोगे, तो इस रीजन में जो फॉर्मेशन है, व्हेन यू टॉक अबाउट, है ना, इस रीजन में अगर आप देखते हो जो साइक्लोन्स का फॉर्मेशन है, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन इस पे 2 सीजन्स पर होता है। एक आप ये मान लो कि मई के आसपास का टाइम पीरियड हो, और एक ये ठंड का टाइम होता है, दिसंबर, जनवरी, नवंबर से बनना शुरू हो सकता है, इस तरीके से आपका होता है। तो यहाँ पे जो मई के समय होता है, मई के 1-2 में, मतलब मई के समय जो होता है, वहाँ पे यहाँ पे जो हीट होती है, उस हीट की वजह से साइक्लोनिक कंडीशन या लो प्रेशर आपका जनरेट होता है। हीट होगी और फिर आपका लो प्रेशर या साइक्लोनिक कंडीशंस जनरेट होती है। इस समय जो क्रिएट होती है उसके पीछे जो रीज़न होता है कि जो चेंजेस पैसिफिक ओशन में होते हैं, वो पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं वो विंड्स के सहारे यहाँ पे आ जाते हैं और वो फर्दर इंटेंसीफाई करके बारिश करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इस एरिया में अभी लो प्रेशर क्रिएट होगा, और ये तमिलनाडु का जो इलाका है, इस तमिलनाडु के इलाके में रेनफॉल होगी। ठीक है, देयर विल बी रेनफॉल इन दिस रीजन। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप सभी को। सो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, याद नहीं रखने हैं आपको, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो लैंडफॉल स्टॉर्म जो क्रिएट होगा, लैंडफॉल होगा और रेनफॉल क्रिएट होगा। विंड स्पीड लगभग 80 से 90 किलोमीटर की होगी। ठीक है, इतना आपका होगा, और तमिलनाडु, पुडुचेरी, गल्फ ऑफ मन्नार, इन एरियाज में है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश CM पुशेस फॉर हाईवे अलोंग द तिब्बत बॉर्डर। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसमें देखोगे, है ना, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये एरिया आपका लोकेटेड है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही हमने एक पॉइंट हमने डिस्कस भी किया था, और वो पॉइंट यही था कि जैसे ये जो मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो ये इलाका आपका आता है, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, इस अरुणाचल प्रदेश के इलाके में यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो तिब्बत, यहाँ पे चाइना जो है स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ठीक है, जो चाइना है, चाइना हाईवे बना रहा है, तो कभी भी वॉर होती है तो वो आसानी से इंडिया के रीजन तक वो पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से अगर आप देखोगे तो वो रीजन पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे ये आपका भूटान हो गया, दिस इज़ ये आपका नेपाल है, ये आपका सिक्किम है, और ये आपका भूटान है। थोड़ा प्लेसिंग मैपिंग में और ठीक करनी पड़ेगी। तो ये भूटान है, और ये थोड़ा सा एरिया जो आपका आता है, ये थोड़ा और एक्सटेंड कर दोगे तो ये आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश बन जाता है। और यहाँ पे क्या है, चाइना अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। वो स्ट्रक्चर इस यहाँ पे भी डोकलाम तक है, चुम्बी वैली, इधर चुम्बी वैली है, और कुछ दिन पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, इस रीजन तक भी क्लोजली उसने हाईवे डेवलप किया है। अब चाइना को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि स्टेप्स लिए जाए। ज़रूरी है कि मान लो कभी भी ट्रुप्स का मूवमेंट होता है तो ट्रुप्स तुरंत यहाँ से यहाँ पहुँचे,
ठीक है, जो भी हमारी ट्रूप्स प्लेस्ड हैं वो तुरंत इस जगह तक पहुंचे, और इसके लिए यहाँ पे फ्रंटियर हाईवे बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रंटियर हाईवे बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर नहीं हम बनाएंगे तो चाइना, कभी भी वॉर होगा तो चाइना बहुत ह्यूज स्ट्रेटजिक एडवांटेज में आपका रहेगा, और उसको अवॉइड करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमको ये डेवलप करना जरूरी है। इसी बात पर कई वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इस बात पर हाईलाइट किया है कि एक फ्रंटियर जो हाईवे है वो फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट आपका लेकर आना है, जैसे हिमालयन स्टेट्स में इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, धारचूला से लेके, है ना, धारचूला से लिपुलेख पास होते हुए, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था। कमेंट सेक्शन बता सकते हैं आपकी धारचूला कहाँ पे है, तो धारचूला से लिपुलेख पास और फिर आपका मानसरोवर तक जाने का ये रास्ता बना था। तो ये एक हाईवे डेवलप किया गया, LAC के अलॉन्ग भी हाईवे जो है वो डेवलप किया जा रहा है। सिमिलरली अगर आप ध्यान दो तो वैसा ही कुछ हाईवे, ऐसा ही कुछ जो रीजन है वो हमें डेवलप करना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के अलॉन्ग। अगर हम नहीं करते हैं तो उससे पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना को बहुत ह्यूज एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी जैसे लगभग 1100 किलोमीटर का जो ये हिमालयन अलॉन्ग हिमालयन रीजन वो डेवलप किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और ये प्रोजेक्ट भी जैसे आपके आर्म फोर्सेस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे जो स्टेक होल्डर एजेंसियां हैं उन्होंने कदम उठाए हैं। तो इस सेम से स्टेप आपका अरुणाचल प्रदेश में भी लेना पड़ेगा सरकार को, ऐसा कहा गया है हमें, अगर अपने यू कैन से कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इस रीजन में, क्योंकि बहुत ही क्लोज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहा है चीन की अगर बात की जाए। नेक्स्ट जो है वो है केरला ने एक लॉ लेकर आया है ना, ऑर्डिनेंस के थ्रू, जिसको काफ़ी अधिक मतलब मीडिया में अगर आप देखो तो काफ़ी उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक आप कह सकते हो कि एक हम कह सकते हैं कि एक इशू भी क्रिएट कर रहा है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे केरला पुलिस एक्ट 2011, इस पर चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, इस पर चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ पावर्स दी जा रही हैं। सो इससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हुआ। तो ये टॉपिक आपका पॉलिटी में साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डिबेट आता है, तो वहाँ पे बहुत जगहों पे आप इस आर्गुमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखते हैं क्या बातें हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है केरला पुलिस एक्ट 2011 में, ये लोकल लॉ इन्फोर्समेंट को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस के थ्रू सेक्शन 118A इंट्रोड्यूस किया गया है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, सेक्शन 118A आपका इंट्रोड्यूस किया गया है इस एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे इस एक्ट में ये जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, फाइन लगभग 10,000 रुपए का फाइन, 10,000 रुपीज़ का फाइन, या दोनों आपका हो सकता है। ठीक है, दोनों आपका हो सकता है अगर किसी से रिलेटेड, है ना, आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, किसी को डिफेम कर रहे हो, ऐसा कोई कंटेंट है ना जो किसी को डरा धमका रहे हो, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उस पर ये स्टेप, ये ज़रूरी भी बहुत हो गया है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करो तो उसका सही इस्तेमाल तो ठीक है ही, लेकिन उसका गलत डायरेक्शन में भी काफ़ी अधिक इस्तेमाल है। और जो लोग इस तरीके की कदम उठाते हैं उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई ऐसा कदम नहीं रहता कि वो उठाए। तो ऐसा कोई भी स्टेप किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को इंटिमिडेट करने के लिए अगर लिया जाता है, ऐसा पोस्ट डाल के किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, कुछ भी ऐसा स्टेप लिया जाता है, तो ये कदम उठाया गया। ठीक है, तो इसके तहत ये जो 10,000 का आपका फाइन लगेगा, और लगभग जो है अगर आप देखते हो तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा। और इसके लिए 118A जो सबसेक्शन है वो सेक्शन आपका इंट्रोड्यूस किया गया इस एक्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि इस प्रकार के जो प्रोविजंस हैं ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि सिविल जो लिबर्टीज हैं वो सिविल लिबर्टीज को भी ये अफेक्ट करेगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा मतलब ओपिनियन दिया जा रहा है। और इसको इक्विवेलेंट कहा गया है सेक्शन 66A IT एक्ट जो था, जिसको स्क्रैप किया गया था, मतलब हटाया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रोविजन था। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत हम लोग उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी चीज़ की जब हमें फ्रीडम मिलती है तो उसके साथ बहुत डिसिप्लिन आता है। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है तो उसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी हो जाती है। और जैसे गांधी जी ने कहा कि विद फ्रीडम वी हैव डिसिप्लिन, वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन सो दैट वी कैन रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के जो राइट्स है उनको भी रेस्पेक्ट आप करते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कभी ये मतलब नहीं होता है कि आप जिसको चाहो वो बोलना शुरू कर दो। तो जो ऐसा कहता है उसको भी कुछ भी बोलना शुरू करो,
करो तो उसको पता चल जाएगा कि अगर आप किसी और को कुछ भी बोलोगे तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट नहीं है किसी के। जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आर्टिकल 19 में देखोगे तो वहां भी आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को आप अगर सपोज करो रेस्पेक्ट नहीं करते हो, तो वहां पे जब आप रेस्पेक्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को नहीं करते तो फिर ऐसे लॉज पर चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर लोग खुद से ही रिस्ट्रिक्ट रहे, खुद ही अपने फ्रीडम को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली हैंडल करें और रिस्पॉन्सिबली मतलब चीज़ों को पोस्ट करें, और तो किसी लॉ की जरूरत ही नहीं है। और फिलहाल भी अगर ऐसा लॉ आता भी है और जो चीज़ें पोस्ट की जाती है विद इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर किया जाता है, तो फिर उसमें कोई ऐसा ये लॉ आपका आएगा ही नहीं बीच में, मतलब उसके थ्रू किसी को ऐसा पनिशमेंट होगा ही नहीं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मान लो अपोजिशन है, वो कुछ कह रहे हैं, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और वहां पे फिर आपने उसको अरेस्ट कर लिया ये कह के कि ये डिफेम कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो यहां भी क्या है, फिर वहां पे उस एरिया में अगर उसका पॉलिटिकल यूज होना शुरू हो जाएगा तो उस जगह पे पॉसिबिलिटी है कि वी कैन से कि उसका गलत इस्तेमाल होगा, पॉलिटिसाइजेशन होगा इस एक्ट का। फिर वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट ने जैसा जो 66A IT एक्ट का हटाया था वैसा फिर इस एक्ट को भी नल एंड वॉइड कर सकते हैं अगर ये किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को कर्व करते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स थ्रोंग वदूर उदया मरथंडम एंड पॉइंट कैलिमर। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइक्लोन गाजा आपका हिट किया था, साइक्लोन गाजा ने जब से हिट किया था तो इस रीजन में बर्ड्स और इनके नंबर थोड़ा सा कम हो गए थे। सो वो जो पूरा इलाका है पॉइंट कैलिमर का जो इलाका है, आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट कैलिमर के ऊपर। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ज्योग्राफी, पॉइंट कैलिमर से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है वो एक पॉइंट आपके लिए आ जाता है। पॉइंट कैलिमर की बात करोगे तो यहाँ पे उसकी बेसिक ज्योग्राफी आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है जो इम्पैक्ट है, मतलब जैसे स्टॉर्म साइक्लोन्स का इम्पैक्ट क्या हो सकता है या बायोडाइवर्सिटी कैसे उससे अफेक्ट हो सकती है, वो आप बता सकते हो। वो वहाँ पे एक एग्जांपल को कोट कर सकते हो कि ये जो साइक्लोन गाजा आया था उस वजह से ये पूरा का पूरा एरिया बहुत अफेक्ट हुआ था। मेनली जो डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स है तमिलनाडु के, वो बहुत अफेक्ट हुए थे और उस वजह से वहाँ जो बर्ड्स आती थी और वो सब नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे चीज़ें दोबारा से रिस्टोर हुई हैं, बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं, तो ये आप एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हो। तो पॉइंट कैलिमर की बात करोगे तो ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, तमिलनाडु में लोकेटेड है और अलोंग द पाल्क स्टेट, और जहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल एट पॉइंट कैलिमर है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी की अगर आप बात करोगे तो ये प्रोटेक्टेड एरिया तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, साउथ इंडिया में, तब तमिलनाडु साउथ इंडिया में है, अलोंग द पार्क स्ट्रेट। ठीक है, और ये पॉइंट कैलिमर नाम की जगह है जहाँ पे इट मीट्स द बे ऑफ बंगाल रीजन थी, इसलिए इसका नाम भी ऐसे रखा गया है। 1967 में सेंचुरी क्रिएट की गई थी और ब्लैक बग एंटीलोप के लिए, ये थोड़ा याद रखो, ब्लैक बग एंटीलोप जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए इसको क्रिएट किया गया था, ब्लैक बग एंटीलोप के लिए। ठीक है, कुछ बर्ड स्पीसीज के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेटर फ्लैमिंगो। तो इस टाइप के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में आजकल बहुत पूछे भी जाते हैं, और जैसे मेंस में मैंने आपको बताया कि कई जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो ये साइक्लोन्स और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल अगर आप देखो तो इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, द हिंदू की अगर बात करो तो ये जो सेशन है पूरा जो आप देख रहे हो, इस सेशन में हम लोग एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करते हैं, और पूरा पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे ही डिस्कस आपके होते हैं, बट यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चीज़ें आप जो नोट डाउन करो सेक्शन वाइज नोट करना है, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, 132 कंट्रीज अटेंड ग्लोबल मीट्स ऑन क्रिमिनल फाइनेंस। सो ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक आप नोट भी कर सकते हो, ग्लोबल मीट ऑन क्रिमिनल फाइनेंस। ठीक है, ग्लोबल मीट ऑन क्रिमिनल फाइनेंस ये टॉपिक का नाम है, और ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 अगर आप देखोगे जो उसमें अगर इंटरनल सिक्योरिटी वाले सेक्शन में देखोगे तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये जो इश्यूज आज के समय चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जो 4th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी, ये ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, इंटरपोल, यूरोपोल, ठीक है, और बेसल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इनके द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। और मेनली जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जुडिशरी से, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से, लॉ इन्फोर्समेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, सब ने इस पर जो है
सबने इस पर इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी क्या है? वर्चुअल करेंसी है। इट इज़ अ वर्चुअल करेंसी। ये क्या है? एक वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे बिटकॉइन है, ठीक है। एक तो नॉर्मल करेंसी होती है कागज वाली, ठीक है। ये क्या है? ये आपका जनरेटेड है ना, बाय सर्टेन एल्गोरिदम और सर्टेन सर्वर में इसको जनरेट किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये क्रिप्टो। तो इस क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का जो इस्तेमाल है वो क्रिमिनल फाइनेंस के लिए इस्तेमाल ना हो, क्योंकि और जो नॉर्मल करेंसी उसको आप रेगुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे जानना कि कहाँ से जनरेट हो रही है और किसको दी जा रही है वो मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी इस्तेमाल होती है। तो किस तरीके से, क्या सॉल्यूशन है इसके लिए जिससे कि क्रिप्टो करेंसी का क्रिमिनल यूज जो है उसको कम किया जा सके। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक इनिशिएटिव है, लिया गया है इन्हीं तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। 2016 से ये आपका इसका वी कैन से कि ये कॉन्फ्रेंस आपकी हो रही है। ऑब्जेक्टिव अगेन यही है कि स्ट्रेंथनिंग नॉलेज, एक्सपर्टीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू फाइनेंशियल क्राइम एंड इंटेलिजेंस ऑन वर्चुअल एसेट्स एंड क्रिप्टो करेंसी। तो मेनली जो क्रिमिनल यूज़ है वर्चुअल करेंसीज का या जो क्रिप्टो करेंसी है उनका जो वर्चुअल यूज़ है, उस वर्चुअल जो क्रिमिनल यूज़ है उस क्रिमिनल उसको लिमिट करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में ये भी बहुत बड़े चैलेंजेस आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया थाईलैंड सिंगापुर नेवल एक्सरसाइज कंक्लूड्स। तो ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको देखते हैं। इसमें जो सर्टेन पॉइंट्स आपके डिस्कस्ड है वो क्या है। तो पहला तो आपको याद रखना है SIMBEX20, ठीक है। ये नेवल एक्सरसाइज का नाम है, तो ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे अगर देखोगे सेकंड एडिशन है थाईलैंड सिंगापुर ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज SITMEX20, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये इसका सेकंड एडिशन है। तो क्वेश्चन यही बन जाता है SITMEX20, तो ये कहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो SIT में सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड है, ठीक है। और एक आपका है SIMBEX, तो यहाँ पे क्या है सिंगापुर इंडिया आई थिंक है ना, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये SIM और SITMEX दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे थाईलैंड एक देश इंक्लूडेड है और एक आपका एक जो है वो आपका सिंगापुर और इंडिया। तो यहाँ पे फिलहाल सेकंड जो एडिशन है इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, वो आपको अंडमान सी में हुआ है, कंक्लूड हुआ है। 27th एडिशन जो इंडिया सिंगापुर का बायलैटरल मैरीटाइम आपकी SIMBEX20 जिसे हम कह रहे हैं, वो आपका नवंबर 23 से 25 आपका होगा, ठीक है। नवंबर 23 से 25 तक आपका होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका होगा, ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। SITMEX20 और SIMBEX20 आपका होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें देखो किसने पार्टिसिपेट किया, ये आप रीड कर लेना, ये कोई नहीं पूछने वाला है कि कौन सी हमारी जैसे एंटी सबमरीन उसने पार्टिसिपेट किया, जैसे INS कमरोता उसने पार्टिसिपेट किया, कारमुक पार्टिसिपेट किया है। पहला जो एडिशन इसका हुआ था SIT वाले का, तो वो हेल्ड इन पोर्ट ब्लेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट। तो इससे पहले वाला जो हुआ था वो हुआ था पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ था? पोर्ट ब्लेयर में आपका हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया सेट टू लॉन्च डीप सी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है डीप सी मिशन से रिलेटेड है। डीप सी मिशन, तो डीप सी मिशन इस पर अभी जब और चर्चा होगी, डीप सी मिशन, ठीक है। डीप सी मिशन, तो ये जो मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपका लॉन्च करेगा और इसका पर्पस क्या है, जो समुद्र है, जैसे ये आपका कोई भी एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज है, ये जैसे कई एरियाज जो आपके होते हैं समुद्र के, तो इनको एक्सप्लोर करना। बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे अगर आप देखोगे समुद्र है, इसके लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और उसके बियॉन्ड आपका अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। सो इस पूरे इलाके को पूरा एक्सप्लोर कर सको, समुद्र के नीचे बहुत सारी जो भी चीज़ें अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स के रूप में, तो वो अवेलेबल रहे, तो उसको अगर आप देखोगे तो उसके लिए मिशन लॉन्च किया जा रहा है। समुद्र के नीचे जो एक्सप्लोरेशन है वो एक्सप्लोरेशन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है ना, तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें मिनरल्स हैं, देखा जाएगा। उसके बाद एनर्जी है, ये आपको याद रखना है, और मैराइन डाइवर्सिटी है। तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये
तीनों को ये मिशन ध्यान में रखेगा, ठीक है। चाहे वो मिनरल्स है, एनर्जी है या फिर मैराइन डाइवर्सिटी है, तीनों चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैक्सीन के कंटेक्स्ट में है ये। तो वैक्सीन आपकी जैसे कई सारे क्लेम कर रहे हैं, अलग अलग अगर आप एजेंसीज देखोगे तो वो सब अलग अलग क्लेम उनके द्वारा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन अच्छी है, हमारी वैक्सीन है ना, वो 95% क्लेम हो रहा है। फाइजर के द्वारा मॉडर्ना क्लेम कर रही है, अलग अलग ऐसे कंपनीज क्लेम कर। अब जब वैक्सीन आपकी बन जाएगी, है ना, क्लैरिटी और आ जाएगी, तो उसके बाद सबसे बड़ा ये है कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट उसको करते हो, प्रायोरिटी कैसे सेट करते हो, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। सो ये हम लोग डिस्कस करते हैं, जो पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, को जो वैक्सीन हमें फोकस करना, पहली चीज़ तो उसे सेफ होना चाहिए, दूसरा उसका चीप होना चाहिए, ठीक है, सस्ती होनी चाहिए, और तीसरा जो है वो प्रोग्रामेटिकली सुटेबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो एक पॉइंट ये भी, जैसे कहा जाता है कि जो फाइजर वैक्सीन बना रही है उसको बहुत ही लो टेम्परेचर में स्टोर करना पड़ेगा, और क्योंकि उसको बहुत लो टेम्परेचर में आप स्टोर करोगे, इस वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैक्सीन से रिलेटेड, जैसे हमने वैक्सीनाइजेशन पहले भी बहुत किया है, तो उससे रिलेटेड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सफिशिएंट नहीं है कि उतने लो आप कह सकते हो टेम्परेचर में वैक्सीन को स्टोर कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। ये पॉइंट आपको, तो ये इसलिए थोड़ा सा एक मैटर ऑफ कंसर्न भी हो जाता है कि क्या कदम उठाए जाएं जिससे कि जो वैक्सीन है वो सभी तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अब देखो दूसरा ये है कि कई वैक्सीन ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको डबल डोज, 3 डोज ऐसा देना पड़े, और एक वैक्सीन होगी कि सिंगल डोज आपको देना पड़े। अगर डबल ट्रिपल डोज होगा तो ये और कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करेगा, तो ये पॉइंट भी उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल रेफ्रिजरेशन बिटवीन 2 डिग्री से 4 डिग्री, इतना अगर चाहिए तो हम इजिली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर मान लो बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चाहिए, तभी वो आप कह सकते हो कि स्टोर हो सकता है, मतलब अदरवाइज वो फिर खराब हो जाएगी वैक्सीन, तो वो एक चैलेंज हो जाता है। जैसे माइनस फाइजर की जो है वो -70 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर में हम कैसे स्टोर करेंगे, एक चैलेंज है। तो हमें ऐसी वैक्सीन चाहिए जो ज़्यादा थर्मोस्टेबल हो, ठीक है, जो कि मॉडर्ना की कहते हैं कि वो ज़्यादा कंपेरेटिवली मोर थर्मोस्टेबल आपकी हो सकती है। दूसरा कहा गया कि कुछ जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, पहला ये है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे, पहला रूल उसका ये है कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कुछ ही को फाइनल कर लें, ठीक है, कि ये अच्छा है ये खराब है, मतलब है ना, तो एक ही पर सारा डिपेंडेंसी कर दें, तो वो नहीं करना है। हमें ऑप्शंस रखने हैं। फाइजर के पास जहाँ ज़रूरत हो तो वो भी ले लो, मॉडर्ना की ज़रूरत है वहाँ, दूसरा एस्ट्राजेनेका है तो वो, तो अलग अलग मतलब ऑप्शंस हमें रखना है। दूसरा हमें प्रायोरिटीज़ डिफाइन अपनी करनी है, ये देखना है कि डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको हमें देखना है कि प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज देखने हैं, है ना, कि किस कहाँ पे ज़्यादा हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है या किनका ज़्यादा बहुत अधिक रोल है, जैसे हेल्थ वर्कर्स है, पुलिसमैन हैं, तो इनको प्रायोरिटाइज में रखा, फिर एडल्टली पीपल है, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रंस हैं, तो इन सबको ज़्यादा जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वैक्सीन प्रोवाइड करे, तो ये इस पर भी फोकस करना है। दूसरा क्या है, मल्टीपल चैनल हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, मल्टीपल चैनल है ना, एक ही कंटेक्स्ट में लेकर नहीं, मल्टीपल चैलेंज जो है वो हमें इस्तेमाल करना है सबको वैक्सीन पहुंचाने के लिए, ठीक है, एडल्टलीज को भी पहुंचाना। दूसरा जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो पुअरेस्ट और मोस्ट वनरेबल है उनको किस तरीके से पहुंचाया जाए, वो भी एक चैलेंज आ जाता है, इसलिए मल्टीपल चैनल्स हमें एक्सप्लोर करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये इकोनॉमी का टॉपिक है और लगातार इस पर आर्टिकल्स आएंगे जिसमें जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है उसको अपोज इसमें किया गया है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉइंट्स आपके हाईलाइट किए, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जीएस पेपर 1 और इकोनॉमी सेक्शन दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं। देखो जब आप एक टर्म इस्तेमाल करते हो जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टर्म जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक लिंकेजेस है, ठीक है। ये क्या है, इकोनॉमिक लिंकेज, जैसे हमारी इकोनॉमी दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो ये इकोनॉमिक लिंकेज हो जाता है, ठीक है, एक है ना, इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे दूसरा ये है कि कुछ लोग का कहना है
कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है वो तेज़ी से हुआ, इससे हमें बेनिफिट हुआ, कुछ कहते हैं इससे हमें नुकसान हुआ। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेकर जाया नहीं जा सकता है, तो आपको दोनों तरीके के आर्गुमेंट्स लेकर जाने। कल भी परसों भी हमने एक आर्टिकल इस पर डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार के मेंस में आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो अगले साल तो देखने को मिल ही सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि इफ ग्लोबलाइजेशन स्पेशली ट्रेड इज असेस्ड in the broader context of overall impact on society, the cost could be shown to have set of the gains। तो ये कहा गया है कि जो इस ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे या ओपन ट्रेड की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉस्ट है इसका, वो कॉस्ट इसके गेन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये बात कही गई है, इस चीज़ को कहा गया। अब देखो कॉस्ट जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, जो आप कह सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो आपकी रिड्यूस हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस कई तरीके के आपके आए हैं। ठीक है, और जो इंपोर्ट्स पर ओवर डिपेंडेंसी बढ़ी है वो पॉइंट आपको ध्यान। तो ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ग्लोबलाइजेशन या ओपन ट्रेड जो है उसके खिलाफ कुछ पॉइंट्स बोल रहे हो, और बता सकते हो कि ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना। अब देखो इसको क्रिटिसाइज मतलब काउंटर करने के लिए इस स्टेटमेंट को क्या कहा गया कि 1995 से 2018 तक अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट ग्रोथ को तो एवरेज उसका 13.4% है। ठीक है, और नियरली ट्वाइस द वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ एंड नॉट फार बिहाइंड चाइना। अगर आप चाइना से भी कंपेयर करो तो ग्रोथ उसका 15% है, तो हमारा 13.4% है। दूसरा कहा गया कि जैसे अगर आप ग्लोबल शेयर मैन्युफैक्चरिंग का देखोगे, एक्सपोर्ट इज ओनली 1.7%, मार्जिनली लेस देन वियतनाम एट 1.75%। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी अगर आप कंट्रीब्यूशन देखते हो ओवरऑल तो 1.7% आपका है। ठीक है, तो ये कहा गया कि फिलहाल के लिए ये भी जानना जरूरी है कि हम बहुत बड़े कोई एक्सपोर्टर नहीं बने हैं। ठीक है, ग्लोबल स्केल की अगर आप बात की जाएगी, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपोर्ट में शेयर है हमारे देश के द्वारा वो सिर्फ 1.7% ही है। उसके अलावा कहा गया कि जो प्रेजेंट सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो उसने स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच अपनाया है, स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच वो इतना सही नहीं है। क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। और कहा गया है इसमें, जैसे इसमें ये स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच अपनाया गया, उसका मतलब क्या है इसको समझ लो। जैसे सपोज करो $1 है, ठीक है, $1 70 रुपए का है और $1 60 रुपए का है। तो यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं अप्रिसिएट करना। मतलब अगर आप $1 की चीज़ खरीदते हो तो आपको 70 रुपये देना पड़ेगा, और $1 की चीज़ आप खरीदते हो तो 60 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर $1 60 रुपये का होता है तो इसका मतलब रुपी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो ये क्या रुपी स्ट्रांग हो रहा है। तो जैसे आप कुछ भी एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे तो $1 की चीज़ अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको 60 रुपये मिलेंगे। पहले जब आप कुछ एक्सपोर्ट करते थे तो आपको $1 की चीज़ एक्सपोर्ट करने में 70 रुपये मिलते थे। तो जब ये सिचुएशन मतलब जब ये रुपी स्ट्रांग हो रहा है तो एक्सपोर्ट के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं, लेकिन इंपोर्ट के लिए है। अगर आप $1 की चीज़ इंपोर्ट करोगे तो पहले आपको 70 रुपये देने होते थे और अब जो है आपको 60 रुपये देने पड़ते थे। तो अब क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारा हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर रुपी अप्रिशिएट करता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम यही हम एक्सपोर्ट करते तो वहाँ पे अगर रुपी डेप्रिशिएट करता तब हमें फ़ायदा होता। मतलब अगर एक्सपोर्ट की बात करोगे तो $1 की चीज़ जब आप एक्सपोर्ट करते हो आपको 70 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर आपको नहीं हो तो दोबारा से बैक करके इसको आप दोबारा से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो स्ट्रॉन्ग रुपी अप्रोच अपनाई गई है सरकार के द्वारा उसने भी एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं हैम्पर किया। दूसरी चीज कही गई कि नीति आयोग ने भी इस कहा कि है ना, हम सिर्फ इसको ब्लेम नहीं कर सकते कि ग्लोबलाइजेशन ही जिम्मेदार है और ये सारा। नीति आयोग ने भी कहा कि जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स कंप्लायंस, बहुत सारे एरिया से हम लोग मतलब जैसे आप खुद इमेजिन करो, आपको एक्सपोर्ट करना है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, एक एग्जांपल लो, है ना, तो यहाँ पे जैसे आपको कुछ एक्सपोर्ट करना, तो मान लो यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना, पहले आप यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, पोर्ट में गए, फिर आगे तक गए। ठीक है, तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए लॉजिस्टिक वो नहीं है। ठीक है, तो जो मान लो कोई ऐसा पेरिशेबल आइटम है, ऐसा आइटम है जो खराब हो सकता है, तो उसके लिए आपको और फैसिलिटीज़ चाहिए, टाइमली आपका वो रीच करे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पोर्ट में जाने के बाद बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। ये सारे इश्यूज पॉलिसी इश्यूज है जिन्होंने एक्सपोर्ट को काफ़ी हद तक अफेक्ट किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमें कभी कदम उठाने की जरूरत थी जिसे हमने नहीं उठाया। दूसरा एक पॉइंट ये भी कहा गया कि कई चीज़ें जिसमें हम अच्छे थे, जैसे फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्ट में हम अच्छे थे, बट वहाँ भी कुछ ऐसे फ्रॉड के केसेस देखने को मिले जिस वजह से जो हमारी एक रेपुटेशन है वो अफेक्ट हुई, और उस वजह से यू कैन से कि
जो एक्सपोर्ट है वो आपका रिड्यूस हुआ। दूसरा पॉइंट आपका कहा गया है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो ग्रो हुआ है वो 12.1% रेट से हुआ है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फाइंड इटसेल्फ इन अ क्राइसिस सिंस 2012, अगर 2012 से हम क्राइसिस में हैं तो इसके पीछे पॉलिसी जिम्मेदार है और जो प्रीवियस गवर्नमेंट और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको ब्लेम किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अभी कहा गया है जो एक पेपर, ये पेपर ऐसे पेपर आपको जीएस के पेपर में नहीं लिखना, बट यहाँ पे कहा गया कि ओपननेस ऑफ ट्रेड जो है वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भारत में, जहाँ पे 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है। तो ओपननेस टू ट्रेड ये बहुत बड़ा एक ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे जो फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे वो हाउस होल्ड की हो, गवर्नमेंट की हो या बैंक की हो, इतनी अच्छी नहीं है। सो ओपननेस ऑफ ट्रेड से व्यापार होगा, कंपनी जहाँ आएंगी इन्वेस्ट करेंगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एयर पोल्यूशन लिंक टू हेल्थ स्केयर्स फॉर चिल्ड्रंस। तो एक ये कोट कर सकते हो, जैसे एयर पोल्यूशन या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे इसको आप कोट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का जो इंक्रीज है, एयर पोल्यूशन के इंक्रीज से ये नोटिस किया गया है कि जो बच्चे हैं उनका विजिट हॉस्पिटल इमरजेंसी रूप में वो बढ़ा है, ठीक है। तो वो इमरजेंसी रूप में जो उनका हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूप में मेनली क्योंकि वो कई सारे एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है उसको वो फेस कर रहे हैं, इस वजह से मेनली जैसे कई सारे पार्टिकल्स एयर में बहुत इंक्रीज हुए, PM10 PM2.5 जैसे ये पार्टिकल्स, इनके नंबर्स तेज़ी से बढ़े हैं। साथ में कई सारी जैसे गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या है ना, या फिर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करो तो ये जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये सब इनका मात्रा भी बढ़ा है। इस वजह से क्या है, जो लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से यू कैन से वो उन्होंने बच्चों के हेल्थ को भी अफेक्ट किया है। कई सारी दूसरी गैसेस, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करो, ठीक है, जैसे PM10 PM2.5 ये सब जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, इनकी वजह से भी बच्चों का जो हेल्थ है वो आपकी अफेक्ट हुई है। नेक्स्ट देखें तो G20, इस पर अभी लगातार आर्टिकल्स आएंगे। इसकी जो G20 की मीटिंग है आपकी जो हुई है, तो उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें कही हैं और मेनली कहा है कि इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है, जैसे मान लो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 2015 में हमने कहा कि ये हमारे कमिटमेंट है, दूसरे देशों ने भी कहा कि ये हमारे कमिटमेंट है, तो उस कमिटमेंट को साथ में मिलकर फुलफिल करना, कार्बन एमिशन या कार्बन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सारे देशों को आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ देश कर रहे हैं और बाकी नहीं कर रहे हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए विड्रॉ कर ले तो वो अपना कार्बन इंटेंसिव डेवलपमेंट करे और हमें कहे कि आप कार्बन न्यूट्रलिटी मेंटेन करो। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आना है, ऐसा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आपका हाईलाइट किया है, ठीक है। तो दूसरा एक पॉइंट उन्होंने कहा है कि हम प्रमोट कर सकते हैं जिसे कहा गया सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सकता है। सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी जो है उस सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को भी प्रमोट किया जा सकता है। सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो वेस्ट जनरेट होता है उसको रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल करना, इसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये बात भी इन्होंने कहा है। इंडिया का जो कहा गया कि जो इंडिया का ट्रेडिशनल इथोस है उसने हमेशा से नेचर का रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे हम एनवायरनमेंट के साथ हम जो है हमेशा से रहे हैं, ठीक है, और साथ में लो कार्बन डेवलपमेंट की तरफ हमने फोकस किया है, लो कार्बन डेवलपमेंट पर हमने हमेशा से फोकस किया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो एक साथ विकास कर सकता है, प्रोवाइडेड दूसरे जो देश है वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जो है वो आपका शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ह्यूमैनिटी टू प्रॉस्पर, एवरी सिंगल इंडिविजुअल मस्ट प्रॉस्पर, ये भी ज़रूरी है। अगर आप पूरा ओवरऑल ह्यूमैनिटी को डेवलप करना चाह रहे हो तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल का विकास आपका हो, ठीक है। हर एक जो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल का आपका विकास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस क्लाइमेट चेंज जैसी जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करने के लिए, टू टैकल क्लाइमेट चेंज हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। एक होलिस्टिक अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आना पड़ेगा, ऐसा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आपका कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर एंड पनिशमेंट। तो इसमें
इसमें ये जो है ये आर्टिकल के अंदर आपका मेनली पाकिस्तान से रिलेटेड है। और जो एक सईद करके है ना, हाफिज़ सईद करके जो टेररिस्ट है तो उसको सज़ा हुई है। कई सारे टेररिज्म के केसेस भी उसके ऊपर ओपन किए गए हैं। मुंबई अटैक में वो शामिल भी हुआ है। FATF के अंदर ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। अगर वो कई कदम नहीं उठाता तो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, तो उसके खिलाफ कई स्टेप लिए जा रहे हैं। बट ये हाफिज़ सईद ने भी क्या किया, कई दूसरे जो फाइनेंस है अपने ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए मदद भी लिया है इसने काफ़ी अधिक। दूसरे जो भी ऐसे आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उनके थ्रू, तो फाइनेंस को लिमिट करना बहुत ज़रूरी आपका हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 10 मार्क्स का है। आप अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं। आपके सैटरडे के जो आंसर्स है और आज के आंसर्स का मैं आई विल रीड द आंसर्स। आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल डेली डोज विथ s.पांडे। ठीक है, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं आप जो है लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।